मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैंप कार्यालय में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक आशा नौटियाल से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य हित से जुड़े मुद्दों, विकास योजनाओं, जन कल्याणकारी प्रयासों पर विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ प्रदेश की प्रगति को गति देने वाले विषयों पर संवाद किया। ये मुलाकात राज्य के विकास और समन्वय को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद नरेश, मंत्री गणेश जोशी, एमएलए आशा ने भेंट की है। और देखिए, इस दौरान कई समसामयिक विषयों को लेकर यहां पर बातचीत हुई है। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां पर ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सूचना विभाग में प्रत्येक शनिवार को नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है वे शनिवार को कार्यालय अपने आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या फिर अन्य वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें। उन्होंने कहा, छोटे प्रयास मिलकर बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस पहल से ईंधन की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सूचना विभाग ने इसे समाज के सामने सकारात्मक उदाहरण के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो है लगातार सभी अमल करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में यहाँ पर भी जो है कहा गया है कि देखिए, कम से कम ईंधन, पेट्रोल, डीजल का उपयोग हो। इसके लिए जो है सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्टेशन है उन्हीं का उपयोग यहाँ पर किया जाए। कम से कम जो है, अगर ज़रूरत नहीं है तो अनावश्यक जो है अपने व्हीकलों का उपयोग ना करें। ऐसे तमाम अपीलें या फिर हम कहें तमाम मंचों से लगातार सामने आ रही हैं। हर विभाग के जो उच्च अधिकारी है वो भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों को कह रहा है कि जो है कम से कम जो खुद के व्हीकल है उनका कम से कम उपयोग करें, सार्वजनिक जो संसाधन है उनका उपयोग करें। और सूचना विभाग में भी यही जो है अपील देखने को मिली है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों में शुक्रवार को 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी एक बार फिर की गई है। सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों में आई तेजी का बोझ अब उपभोक्ताओं पर भी डालना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए से बढ़ाकर 97.77 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। तो वहीं डीजल अब 87.67 रुपए के मुकाबले 90.67 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। आपको बता दें, भारत अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बचता रहा था। ईंधन की कीमतें अप्रैल 2022 से स्थिर थी। हालांकि मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। बढ़ी हुई कीमत के बाद अब उत्तराखंड में पेट्रोल की कीमत लगभग 95 से 96 रुपए और डीजल की कीमत 90 से 92 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। जिस तरीके से कह सकते हैं जो हालात अभी हैं वैश्विक स्तर पर, उसका असर कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है और कीमतें जो हैं अब आम जनता की जेब पर भी बोझ डालने लगी हैं। ये बढ़ी हुई कीमतें कहीं ना कहीं लोगों को सता भी रही हैं, चिंता बढ़ गई है। ऐसे में लोगों का कहीं ना कहीं बजट भी गड़बड़ाता है और इसी को लेकर देखिए जिस तरीके से वृद्धि यहाँ पर की गई है, हालात इस तरीके से बने हुए हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दामों में वृद्धि हुई है। सलाखुई औद्योगिक क्षेत्र में डिक्सन कंपनी के हजारों कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन उस समय और उग्र हो गया जब उन्होंने नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों का आरोप है कंपनी प्रबंधन उनकी लंबे समय से लंबित मांगों जैसे वेतन वृद्धि, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम भुगतान पर ध्यान नहीं दे रहा। एक दिन पहले भी हुए प्रदर्शन के बाद आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकलने से गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। हालात को देखते हुए तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, लेकिन बातचीत विफल रही। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति है। चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सरकारी दफ्तरों में लापरवाही और समय पर न पहुंचने के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार सुबह उन्होंने लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी समय पर अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका की जांच में पता चला अधिशासी अभियंता विमल कुमार सूठा और अपर सहायक अभियंता टिंकू सिंह, प्रशासनिक अधिकारी पंकज रावत, हरेंद्र सिंह नेगी, कनिष्ठ अभियंता तनुजा और अनुसेवक पुष्कर दत्त समय पर कार्यालय में मौजूद नहीं थे। डीएम ने अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति को गंभीर
लापरवाही मानते हुए उनका 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। एसएसपी देहरादून ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी आयोजित कर वर्तमान में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत की जा रही कार्रवाइयों की सर्किलवार समीक्षा की। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों और विशेष अभियान की प्रगति की जायजा लिया गया। समीक्षा की गई। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को वांछित, इनामी और पेशेवर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई तेज करने और साथ ही कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया। ये बैठक जनपद में अपराध नियंत्रण रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ऑपरेशन प्रहार के तहत देखिए जो है लगातार अभियान चलाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है और इन कार्रवाइयों की विस्तृत समीक्षा इस बैठक के दौरान की गई। वांछित, इनामी, पेशेवर अपराधियों पर सख्ती के निर्देश इस बैठक के माध्यम से दिए गए हैं और साथ ही अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जाए, इस पर भी जोर दिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण विषय इस बैठक में उठाए गए, जिनको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी आगे के लिए भी किया गया है। चमोली में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित विभिन्न विभागों की प्रगति पर चर्चा हुई। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। उन्होंने जन समस्याओं के समाधान पर जोर देते हुए अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लेकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें, ये भी कहा। बैठक में योजनाओं की नियमित समीक्षा जारी रखने की बात भी कही। की बैठक हुई, उसमें सभी हमारे जिले के प्रमुख अधिकारी सभी और सभी विभागों के प्रमुख भी थे और सभी से बातचीत हुई है और सभी अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित भी किया है कि आने वाले समय में जो काम है वो धरातल तक पहुँचे, तेज़ी से पहुँचे, लोगों के जो समस्या हैं उनका निवारण त्वरित गति से हो। इन सब के लिए आज दिशा निर्देश भी दिए हैं और मैंने ये भी कहा कि जल्दी ही 2 महीने 3 महीने के अंदर दोबारा से एक बैठक करके जो आज निर्देश दिए उनकी समीक्षा फिर करेंगे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय सभागार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला अधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में विकास खंड भटवाड़ी के बच्चों और उनके अभिभावकों से सीधा संवाद किया गया। इस दौरान डीएम ने 23 आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री वितरित कर नव प्रवेशित बच्चों का स्वागत किया। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहने और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का लाभ हर पात्र बच्चे तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो शिक्षा से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देखिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पात्र बच्चों तक पारदर्शिता से लाभ पहुंचाने के लिए आगे के लिए भी निर्देशित किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई विषयों को लेकर यहां पर चर्चा हुई। कमजोर वर्ग के बच्चों तक जो है शिक्षा का लाभ मिले, इसे लेकर भी विचार विमर्श किया गया। चमोली से खबर, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कृषि पूर्ति, खेल, श्रम एवं पशुपालन विभाग सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। तो कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। विभिन्न दिशा निर्देश इस बैठक के माध्यम से दिए गए। की बैठक हुई, उसमें सभी हमारे जिले के प्रमुख अधिकारी सभी और सभी विभागों के प्रमुख भी थे और सभी से बातचीत हुई है और सभी अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित भी किया है कि आने वाले समय में जो काम है वो धरातल तक पहुँचे, तेज़ी से पहुँचे, लोगों के जो समस्या हैं उनका निवारण त्वरित गति से हो। इन सब के लिए
आज दिशा निर्देश भी दिए हैं और मैंने ये भी कहा कि जल्दी ही 2 महीने 3 महीने के अंदर दोबारा से एक बैठक करके जो आज निर्देश दिए उनकी समीक्षा करें। चमोली से खबर, जहां गोपेश्वर जिला सभागार में आयोजित दिशा की महत्वपूर्ण बैठक में थराली और कर्णप्रयाग के विधायकों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। सुबह निर्धारित समय पर बुलाई गई बैठक सांसद अनिल बलूनी के देर से पहुंचने के कारण दोपहर बाद शुरू हो सकी। बताया गया कि दोनों ही विधायक बैठक स्थल से महज कुछ ही दूरी पर लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी बैठक में शामिल नहीं हुए। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति ने भी राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। इसे लेकर क्षेत्र में आपसी गुटबाजी और नाराजगी की चर्चाएं भी अब तेज हो गई हैं। तो दिशा बैठक से थराली कर्णप्रयाग को लेकर यहां पर चर्चा हुई और देखिए जो सांसद की बात आ रही है कि सांसद कुछ ही दूरी पर थे, देर से पहुंचे, इसके चलते बैठक जो है कुछ देर से शुरू हो सकी। गुटबाजी और नाराजगी की अटकलें भी कहीं ना कहीं अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तमाम बातों को लेकर दिशा बैठक से थराली कर्णप्रयाग विधायक जो हैं दूर भी रहे, तो इसको लेकर भी देखिए कहीं ना कहीं जो है चर्चाएं तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुटबाजी है और इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। नाराजगी की भी खबरें हैं। जब विधायक दूरी बनाए रखे इस बैठक से, तो ये भी साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आया कि कहीं ना कहीं नाराजगी है, कहीं ना कहीं गुटबाजी है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये गुटबाजी की, नाराजगी की जो खबरें हैं कितनी सही साबित होती हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में मैं माननीय दोनों विधायकों से भी मिला था और वो यहाँ मीटिंग में नहीं थे। बोर्ड लगा था लेकिन मीटिंग में नहीं थे और ये आपको उनसे पता करना होगा कि क्यों वो मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि जबकि माननीय सांसद जी आए थे, लेकिन उन लोगों का उपस्थित नहीं रहना आप लोग समझ सकते। विकासनगर तहसील में सब रजिस्ट्रार अपूर्वा सिंह के कार्यालय में हुए औचक निरीक्षण में सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी से जुड़ी करीब 150 अवैध रजिस्ट्रियां बरामद हुई हैं। जांच में वर्ष 2018 से डंप पड़े सैकड़ों मूल दस्तावेज भी मिले, जिससे कि करोड़ों रुपए के स्टाम्प चोरी का मामला उजागर हुआ। इसके बाद अपूर्वा सिंह को निलंबित कर दिया गया। विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेज दी गई। प्रशासन अब पूर्व रजिस्ट्रार और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करेगा, क्योंकि अवैध रजिस्ट्रियों के नेटवर्क में भूमाफियाओं की मिली भगत की आशंका जताई जा रही है। शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की भी संभावना जताई गई है। चंपावत के पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। आईटीबीपी के साथ सहयोग के तहत 36वीं वाहिनी लोहाघाट को 596 किलो जिंदा बकरी की सप्लाई से उन्हें 1.78 लाख की शुद्ध आय हुई है। इस आपूर्ति प्रक्रिया जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशानुसार पारदर्शी व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वसुंधरा गर्ब्याल की निगरानी में सप्लाई ऑफिसर डॉक्टर दीपक कुमार ने बकरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जबकि आईटीबीपी लाइन कमेटी और विजिलेंस टीम ने निष्पक्षता सुनिश्चित की। इस पहल से स्थानीय पशुपालकों को बाजार मिला और उनकी आय में बढ़ोतरी हुई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। भविष्य में आईटीबीपी और पशुपालन विभाग के समन्वय से अधिक लाभ देने के प्रयास जारी रहेंगे। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत प्रशासन ने अवैध भांग की खेती पर बड़ी कार्रवाई की। थाना पाटी पुलिस, वन विभाग और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम बैरक और ग्राम वैसर्ग में लगभग 230 नाली भूमि पर उगाई गई अवैध भांग की फसल नष्ट कर दी गई। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य क्षेत्र में नशे के कारोबार को रोकना, युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना, कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों को भी जागरूक किया और भविष्य में अवैध भांग की खेती न करने की चेतावनी दी। पुलिस ने आमजन से अपील की, किसी भी अवैध मादक पदार्थ की खेती या तस्करी की सूचना तुरंत दें, साथ ही सूचनाकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लगभग 230 नाली भूमि पर जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध भांग के पौधों को नष्ट किया गया। वन विभाग और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई क्षेत्र में देखने को मिली है। देखिए 230 नाली भूमि पर उगाई गई फसल को नष्ट किया है और लोगों को भी कहा गया है कि जो है अगर ऐसी कोई सूचना आपके पास है तो इस सूचना को तुरंत ही पुलिस को दें और जो सूचना करता है, जो सूचना देगा, उसका पहचान जो है उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
चंपावत के जिला समन्वयक नवीन चंद्र पंत को देहरादून स्थित लोक भवन में आयोजित एआई थीम रूम उद्घाटन एवं एआई ऑन व्हील्स कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन और राज्यपाल के अपर सचिव रीना जोशी की उपस्थिति में दिया गया सम्मान सीमांत पर्वतीय जनपद चंपावत में विज्ञान गतिविधियों के प्रभावी संचालन, विद्यार्थियों को विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए प्रेरित करने, उन्हें मंच उपलब्ध कराने के लिए दिया गया। इस अवसर पर 5 छात्र छात्राओं और शिक्षिका प्रेमा ठाकुर को भी ऑपरेशन कल्की के अंतर्गत सम्मानित किया। नवीन चंद्र पंत ने कहा, ये उपलब्धि उनके सहयोगियों और छात्रों की है। ऑपरेशन कल्की के माध्यम से चंपावत के विद्यार्थियों को एआई और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास भी जारी रहेगा। देहरादून से खबर। अपर मुख्य सचिव निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की रूपरेखा पेश की। ये प्रक्रिया 19 राज्यों में तृतीय चरण में एक साथ संपन्न होगी। 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए पूरी की जाएगी। 29 मई से 7 जून तक गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग और मैदानी कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा होगा। 8 जून से 7 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे। 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक आम नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 10 जुलाई से 11 सितंबर तक नोटिस जारी कर इन दावों का निस्तारण होगा और 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उत्तराखंड में कुल 11,733 पोलिंग बूथ हैं, जिन पर 79.76 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। राजनीतिक दलों ने 21,808 बूथ लेवल एजेंट तैयार किए हैं, जिनमें कि भाजपा के 11,138 और कांग्रेस के 10,175 एजेंट शामिल हैं। फॉर्म को आप बीएलओ के माध्यम से भर सकते हैं अथवा ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध कराया गया है। आपको voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद में अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जब एन्यूमरेशन फॉर्म को आपको उपलब्ध कराया जाएगा और आपसे वापस लिया जाएगा, इन दोनों कामों के दौरान कोई भी अभिलेख देने की आवश्यकता वर्तमान में नहीं। चमोली के सीमांत गांव लाता के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्राथमिक विद्यालय को गांव में संचालित करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है, ग्राम सभा लाता के लोग साल में 2 स्थानों पर प्रवास करते हैं, जहां सर्दियों में नीचे, गर्मियों में ऊपरी गांव में विद्यालय संचालित होता रहा है। आरोप है, शिक्षकों की मनमानी के चलते 2 बच्चों को दिव्यांग दर्शाकर विद्यालय को सड़क किनारे स्थित भवन में चलाया जा रहा है, जिससे कि छोटे बच्चों को 1.5 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। रास्ते में भालू, गुलदार जैसे जंगली जानवरों के खतरे से ग्रामीण और बच्चों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 3 दिनों के भीतर विद्यालय को गांव में संचालित करने का आश्वासन दिया। तत्काल प्रभाव से हम कोई अस्थायी समाधान खोज ही रहे हैं। 3 दिन के लिए कहा है, बुधवार में हम वहाँ करेंगे, लेकिन अभी मुझे बाद में भी ज्ञात हुआ है कि वो बिल्डिंग जीर्ण अवस्था में है, उसकी मरम्मत की भी कार्रवाई करेंगे और बाद में वो स्थायी रूप से वहाँ चलेगा। लेकिन अभी वहाँ स्थानीय आधार पर जो व्यवस्था होगी उसको बहुत जल्दी 3-4 दिन में स्कूल को संचालित किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को लाभ। वो जो भवन नवनिर्मित है वो अभी तक कभी शिफ्ट ही नहीं हुआ है, ना वो हैंडओवर हुआ है, और वो अधूरा भवन है। जो मुझे अभी भी जानकारी मिली है, अधूरा भवन है। उसका स्थानीय वेरिफिकेशन करा के और उस पर भी मरम्मत की कार्रवाई की जाएगी, उसको भी वो किया जाएगा। लेकिन तत्काल प्रभाव से बच्चों के हित को देखते हुए उस स्कूल को स्कूल भवन या उसके निकट